देश में भ्रष्टाचार एक नए तरीके का सदाचार बन गया है। चपरासी से लेकर अधिकारी तक, मंत्री से लेकर संतरी तक, वकील से लेकर जज तक, सब ने अपने अपने हिस्से का देश बेच खाया। पिछले 24 घंटे से एक खबर बहुत ज्यादा चर्चा में है। मामला दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के भ्रष्टाचार से जुड़ा है। मामला न्यायपालिका के फैसलों पर पैसे के प्रभाव से जुड़ा हुआ है। मामला गरीबी बेरोजगारी की मार झेल रहे हमारे देश की उस खाई से जुड़ा है जहां जो जितना बड़ा अधिकारी और जो जितना बड़ा जज वो उतना बड़ा रिश्वतखोर और भ्रष्टाचारी। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुदरंग। दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज हैं, नाम है यशवंत वर्मा। मिलॉर्ड के नाम यश तो पहले से ही जुड़ा हुआ है, बाकी धन इतना जुड़ा कि घर का पूरा एक कमरा भर गया। या फिर यह कहें कि जज साहब के दिल्ली स्थित घर में नोटों का गोदाम मिला है, पूरे 15 करोड़ रुपए, वो भी हाईकोर्ट के जज साहब के घर के भीतर से। ये वही जज साहब हैं जिन्होंने दिल्ली शराब नीति का मामला देखा, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के बड़े नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ चल रही कार्यवाही बंद करा दी थी। ये वही जज साहब हैं जिन्होंने कांग्रेस के इनकम टैक्स वाली धांधली के खिलाफ दायर पुनर्मूल्यांकन की जो याचिका थी वो खारिज कर दी थी। इसके अलावा जज साहब दिल्ली हाईकोर्ट की फाइनेंस, बजट और प्रबंधन सहित कुल 11 कमेटियों के भी हिस्सा थे। ये सब मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको जज साहब की हैसियत का अंदाजा लग सके। चलिए आपको सब कुछ विस्तार से और एकदम आसान भाषा में बताते हैं। तो हुआ यह कि 14 मार्च की सुबह करीब 11:30 बजे दिल्ली के तुगलक रोड पुलिस स्टेशन पर एक फोन आया। फोन पर पुलिस को बताया जाता है कि घर के स्टोर रूम में आग लग गई है। आनन फानन में पुलिस फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों समेत मौके पर पहुंचती है और 15 मिनट के भीतर आग पर काबू भी पा लेती है। जस्टिस वर्मा के घर जिस वक्त आग लगी उस वक्त वर्मा जी घर पर नहीं थे। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बताती है कि थाने में रोजाना हर इंसिडेंट की एंट्री होती है, लेकिन जज साहब का घर में आग वाली जो एंट्री है उसमें जो पैसे, जो फाइनेंस की जो बात सामने आ रही है वो नहीं लिखी है। लेकिन पुलिस सूत्रों की माने तो जब पुलिस और दमकल कर्मी जज साहब के घर में आग बुझा रहे थे तो उनकी नजर कमरे में रखे एक पैसे के जखीरे पर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी अपने सीनियर्स को दी और सीनियर अधिकारियों ने इस पूरे मामले की जानकारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑफिस में दी। 20 मार्च को सीजीआई संजीव खन्ना ने इस मामले में कॉलेजियम के 5 जजों की मीटिंग बुला करके इस पर चर्चा की और इसके अगले दिन यानी कि शुक्रवार 21 मार्च को आरोपी जज जस्टिस संजीव वर्मा को उनके मूल कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। अब खेल यहां भी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लोग, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो बार एसोसिएशन है वो कॉलेजियम के इस फैसले के विरोध में आ गया है। एसोसिएशन का कहना है कि हम कूड़ादान नहीं हैं कि किसी भी भ्रष्टाचारी को यहां भेज दिया जाए। देखिए, आप सब जानते हैं न्यायपालिका कैसे चलती है या न्यायपालिका की ताकत क्या है। डेमोक्रेसी के 3 पार्ट, लेजिस्लेचर है, आप चुन के भेजते हैं। कौन चुनता है? पब्लिक। उसके बाद क्या आता है? एग्जीक्यूटिव। उसी में चुने में से कुछ लोग एग्जीक्यूटिव में आते हैं। और तीसरा पार्ट है न्यायपालिका। न्यायपालिका की ताकत कौन है? पब्लिक। तीनों पूरे इंटायर नेशन जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसकी ताकत है पब्लिक। अगर पब्लिक का विश्वास न्यायपालिका से हटेगा तो क्या होगा ये खुद आप अंदाज लगा लीजिए। पूरा देश कोलैप्स करके नीचे चला जाएगा। एक सामान्य कर्मचारी के घर पे 15 लाख रुपया मिलता है तो उसको जेल भेजते हैं। एक जज के घर पे 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। क्या हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है? करप्शन के खिलाफ हाईकोर्ट बार बिल्कुल स्ट्रांग फुटिंग पे खड़ा है। हम उसका स्वागत यहां नहीं होने देंगे। उनका ज्वाइनिंग अगर होती है वी विल साइन बाय द हाईकोर्ट, लॉयर्स विल एब्सटेन फ्रॉम वर्क। आगे देखिए, आज का ये जो अभी आपको फैसला है, जो हमने स्ट्रांग वर्ड में प्रोटेस्ट किया है, ये एग्जीक्यूटिव का डिसीजन है। वी हैव गॉट द पावर टू प्रोटेस्ट। फैसला क्या होगा उसके लिए जनरल हाउस सोमवार को तय करेगी। बहुत बड़ी जनरल हाउस होने जा रही है जिसमें सारे लोग मिलकर ये तय करेंगे कि हमारी मांग क्या है।
हम अंदाज आपको बता सकते हैं इस वक्त कि जनरल हाउस में क्या हमारी मांगे हो सकती है, लेकिन वो सहमति पर निर्भर करता है। जैसे इतना तो तय है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद में नहीं भेजा जाए, ये हमारी मांग नंबर 1 है। नंबर 2, किसी तरह की अब कोई जांच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर जस्टिस वर्मा कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं उससे पब्लिक फेथ रिस्टोर नहीं हो सकता। पब्लिक फेथ पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। अगर पब्लिक हट गई इस न्यायपालिका से तो माफियाओं का राज्य होगा, लोग माफियाओं के दरबार में न्याय मांगने जाएंगे। तो क्या हिंदुस्तान की सरकार चुप बैठ रही है, मौन है, खामोश है? ये न्यायपालिका खामोश है? क्या पब्लिक फेथ बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ लॉयर्स की है, जजेस की नहीं है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कोलिजियम ने डिसीजन लिया है, हम उसके अगेंस्ट हैं, हम उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, अगर वो आते हैं तो उसके बाद और ज्वाइनिंग यहाँ अगर होती है, उनका स्वागत यहाँ होगा, तो हाईकोर्ट को हम साइन डाई क्लोज करेंगे। इम्पैक्ट ये समझिए कि फिर हाईकोर्ट में, उनके कोर्ट में, अदालत में अनिल तिवारी अगर बहस करने खड़े हैं तो अनिल तिवारी को लगेगा पता नहीं दूसरे साइड से कितना पैसा लिया इन्होंने। क्या होगा आप बताइए? क्या पीछे बैठा हुआ मुवक्किल ये नहीं कह देगा कि भैया ये वही जज हैं जो पैसा लेते 15 करोड़ वाले? क्या होगा न्यायपालिका का? आज ये लड़ाई हमारी वकीलों की नहीं है, ये न्यायपालिका को हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पिलर है ये न्यायपालिका। वो चीज है जिसको अगर डैमेज हुआ तो इसका फिर हिंदुस्तान में कुछ नहीं बचेगा, न डेमोक्रेसी बचेगी, न स्वतंत्रता बचेगी, कुछ भी बचेगा नहीं। दोबारा गुलाम होना चाहते हैं क्या? सब कुछ न्यायपालिका। मेरी दूसरी बात यह है कि मैं तो एक स्टेप के आगे की बात कर रहा हूं। जस्टिस यशवंत वर्मा का न्यायपालिका में फर्दर बने रहना पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है, कलंक है। इसलिए उनको तत्काल प्रभाव से उनको रिजाइन कर देना चाहिए। जस्टिस यशवंत वर्मा का जन्म 6 जनवरी 1969 को इलाहाबाद में हुआ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज से पहले इन्होंने बीकॉम ऑनर्स किया। फिर 1992 में मध्य प्रदेश के रीवा विश्वविद्यालय से इन्होंने कानून की पढ़ाई की। 8 अगस्त 1992 को ये बतौर वकील इलाहाबाद हाईकोर्ट में रजिस्टर्ड हुए और इन्होंने वकालत शुरू की। साल 2006 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही ये स्पेशल एडवोकेट बन गए। 2012-13 में ये यूपी के चीफ स्टैंडिंग काउंसिल भी रहे और उसके बाद अक्टूबर 2014 में पहली बार ये न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा हुए और एडिशनल जज बने इलाहाबाद हाईकोर्ट के। और 1 फरवरी 2016 को ये परमानेंट हो गए। उसके बाद 11 अक्टूबर 2021 को ये दिल्ली हाईकोर्ट के जज बन गए। यानी आप ये समझिए कि बिजली की रफ्तार से प्रमोशन की सीढ़ियां चढ़ते गए और मलाई काटते गए वर्मा जी। अब कुछ सवाल जो हमें और आपको सोचने चाहिए, जैसे तमाम फैसले जज साहब कैसे देते होंगे? फैसले की एवज में क्या डील होती होगी? कितने अपराधियों को बरी किया होगा या फिर कितने बेगुनाहों को सजा दी होगी? सवाल यह भी है कि क्या जज साहब हैं इसलिए पूरा देश खामोश है, इसलिए उन पर एक्शन नहीं हो रहा है? क्या ऐसे जजों के लिए भी सीधी गिरफ्तारी पर रोक होनी चाहिए? क्या भ्रष्टाचार के मामले में भी जज कानून से ऊपर हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिर्फ ट्रांसफर करके पल्ला झाड़ लेगा क्या इस पूरे मामले से? सवाल सैकड़ों हैं, पर ताकत के नीचे सब कुछ दबा जा रहा है। इस पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। आज संसद के सत्र के दौरान जयराम रमेश ने राज्यसभा के भीतर यह मुद्दा उठाया। जगदीप धनखड़ जो उपसभापति भी हैं, उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी इस पूरे मामले पर गंभीरता जताई, चिंता जताई और कहा इस पूरे मसले पर जो है चर्चा अलग से कराई जाएगी। दूसरी तरफ एक चर्चा यह भी है कि जज साहब पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तमाम सारे विपक्षी दल इसके पूरे मूड में आ चुके हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि न्यायपालिका में जिस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त है और इससे पहले भी तमाम आरोप लगे, तो उसको लेकर के क्या ये जो केस है, ये जो मामला है, क्या ये नजीर बनेगा? क्या तमाम सारे ऐसे न्यायपालिका में ऐसे लोगों के सामने नजीर पेश होगी कि जो लोग भ्रष्टाचार, अंधेरगर्दी, धांधली के दम पर बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, मलाई काट रहे हैं और जनता का शोषण कर रहे हैं? इस पूरे मसले पर आपका अपना क्या मानना है, क्या राय है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, बाकी साथियों से भी इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।